नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब से परे यह शब्द रथी कार्यक्रम है और मेरे साथ मौजूद हैं दाजी। दाजी का नाम जो है वो कमलेश जी पटेल है, लेकिन दाजी अपने इसी नाम से मशहूर हैं और मशहूर कई क्षेत्रों में। खासकर यह कि आज की आपाधापी की जिंदगी में जब लोगों के पास सुकून नहीं है, लोगों के पास प्रेम की कमी है, लोगों के पास अपने को पहचानने की कमी है, लोगों के पास अपने परिवार और समाज के लिए वक्त की कमी है, और सबसे बढ़कर वे चाहे धन जितना भी कमा रहे हों, उनके पास सुकून की जिंदगी नहीं है। तब दाजी न केवल वर्तमान पीढ़ी के लोगों को बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी कैसे खुशहाल रखा जा सके, कैसे संतुष्ट रखा जा सके, कैसे उनकी जिंदगी अपने आप में बेहतर बन सके और वो बतौर मनुष्य इस संसार को दिशा दिखा सकें या इस संसार में रह सकें, दाजी उसको सिखाते हैं, बताते हैं। ध्यान, प्रवचन, योग और इस तरह के जितने भी सत्कर्म हो सकते हैं, दाजी का संदेश उस तरफ है जिसमें हमारी भारतीयता, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार निहित हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि दाजी जैसे व्यक्ति का साहित्य तक पर क्या काम है, तो मैं आपको बता दूं कि दाजी की एक पुस्तक अभी ये आई है जिसका नाम है द विजडम ब्रिज। यह पुस्तक 9 प्रिंसिपल्स टू अ लाइफ दैट इकोज इन द हार्ट्स ऑफ योर लव्ड वंस। यह पुस्तक है। दाजी इससे पहले भी कई पुस्तकें लिख चुके हैं और जिनमें आपकी पुस्तक जो है हर्टफुलनेस वे जोशुआ पोलाक के साथ थी, जो बेस्ट सेलिंग बुक थी। इसके अलावा डिजाइनिंग डेस्टिनी ये पुस्तक भी काफी चर्चित रही। ये दोनों पुस्तकें काफी बिक चुकी हैं। दाजी ने यह पुस्तक जिन लोगों के लिए लिखी है, मैं उस पर उन्हीं से बात करूंगा। सबसे पहले दाजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साहित्य तक पर। नमस्कार भैया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपको अपने साथ देख के हमें बहुत ही खुशी है। खुशी इसलिए है क्योंकि आपका जो काम है और आपका जो यह पुस्तक हमें जो मिली, यह पुस्तक अपने आप में एक देन है समाज को। मुझे ये जानना है कि आप जैसा व्यक्ति जो लगातार अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, अपने सोशल नेटवर्क के माध्यम से लोगों को जीवन के तरीके या ध्यान के बारे में बता रहा है, उनके महत्व के बारे में बता रहा है, वो किताब की तरफ आप कैसे उन्मुख हुए? कौन सी वह चीज थी जिसने पहली बार आपको ये लगा कि मुझे अब किताब के माध्यम से भी लोगों के पास पहुंचना चाहिए? टीवी भविष्य में रहे न रहे, सोशल मीडिया रहे न रहे, लेकिन किताबें तो रहेगी ही। जी सपोज न्यूक्लियर वॉर हो गया, सब खत्म हो जाएगा, तो कुछ पेपर तो बचे रहेंगे, जी जी। है ना। लेकिन वो रीजन नहीं था, रीजन कुछ और था कि लोगों को समझाना है कि ये विजडम ब्रिज के बारे में जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, वो तो टाइटल तो बाद में आया मेरे दिमाग में, लेकिन पहले क्या था जो मुझे इस डायरेक्शन मिलेगा, क्यों मैंने बुक लिखा है ये। जी तो मैंने देखा कि जो पीढ़ी हो गई, तो हमारे फादर के फादर, मदर और मेरे बीच में बड़ा बड़ा अंतर है। वो अंतर को कैसे कम किया जाए, कैसे एक ब्रिज बांध के उन दोनों को मिलाप किया जाए, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, उसका एक उदाहरण देता हूँ जो रियलिस्टिक है। मेरी ऑफिस में एक बहन आई थी जो हमारे साथ, हमारे सामने बड़ी हुई है। उनके पिताजी मेरे अच्छे दोस्त रहे थे, वो अटलांटा में थे, मैं न्यूयॉर्क में था। तो बार बार सत्संग में हम मिला करते थे। जब वो 28 साल की हुई तब हमारे यहाँ चेन्नई में आई वो। और चेन्नई में जब आई तो मैंने पूछा, बेटा तू कब शादी करेगी, मैरिज कब होगा तेरा, 28 साल की तू हो गई। तो उन्होंने धड़ाक दे के जैसे जरा जवाब तैयार हो ऐसे बोल दिया, 32 साल। तो बोला ठीक है। तो मैंने उसको प्रश्न पूछा
कि तेरी फैमिली में सबसे प्रिय तुझे कौन है? तो बोले मेरी ग्रैंड मदर। क्यों इतनी प्रिय है ग्रैंड मदर? तो उन्होंने अलग अलग तरीके के रीजंस दिखाए, बताए। तो मैंने उसको पूछा, तो 32 साल की शादी करेगी, 35 साल पे तेरा बच्चा होएगा या 36 साल पे, और जब बच्चा थोड़ा बड़ा होएगा तो तेरी माँ की उम्र कितनी होएगी? वो जिंदा रहेगी या तेरा पापा जिंदा रहेगा या नहीं, वो भी कुछ श्योरिटी नहीं है। तो तेरे बच्चों को अपनी नानी नाना से क्यों कमा उसकी कमी क्यों रखती है, जिनको तू सबसे प्रिय समझती है? तेरे ही बच्चों से उसको तूने लूट लिया। जो तुझे मजा आया है नानी, वो नानी तो रहेगी ही नहीं। और शायद तेरे बच्चों की नानी नहीं तो तेरी डॉटर के बच्चों की भी नानी नहीं रहेगी, क्योंकि तू होने वाली नहीं है। तूने अभी इतनी लेट शादी की, उसके बाद वो लेट शादी करेगी तेरे बच्चे भी, तो तेरा तो तू नानी कभी नहीं बनेगी। तेरी एब्सेंस में ही सब कुछ होएगा। और दूसरा बात मैंने बताया कि जब तू 36 साल के पैदा बच्चा होएगा और वो टीनेज बनेगा, तो तेरी उम्र 46, 47, 48 होएगी। तभी तेरे को मेनोपॉज होएगा। मेनोपॉज में तेरे हार्मोन्स इतनी गड़बड़ी करेंगे, तो इरिटेट होती ही रहेगी, गुस्सा करती ही रहेगी। और तेरे बच्चे टीनेजर होएंगे उस समय। टीनेजर की तूफान तो बहुत होते हैं, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगी, ये कुछ होता ही रहता है। तो माँ इजीली बोल देती है, अच्छा तेरे को जो करना है कर, क्योंकि मेरा दिमाग नहीं चलता है। तो घर में एक तरह का तूफान हो जाता है। लेकिन और थर्ड रीजन मैंने बताया कि जैसे जैसे जवान बच्चे को जब प्रेग्नेंट होते हैं जवान लोग, उनके जो क्रोमोसोम्स या जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफर होता है, उसमें स्ट्रेंथ रहती है। जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती जाएगी, तुम्हारा जेनेटिक ट्रांसफर बहुत वीक होता जाएगा। तो तेरे बच्चों को तू ऐसी गिफ्ट क्यों दे रही है, वीक? और बहुत कुछ रीजन से मैंने समझाया, लेकिन अभी तक उसने शादी नहीं की है। वो ऐसे जड़ पकड़ के रखा है उसने, नहीं करूंगी। मैं बोला करो, मजा करो था। तो दाजी मैं मैंने बोला कि ऐसे कई लोग होंगे जो पढ़ के शायद कुछ फायदा उठा ले, समझ ले। दाजी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका एक लंबा समय ध्यान में और प्रवचन में लोगों को समझाने में बीता है, और आपने अभी कहा कि आपने ये महसूस किया कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो अंतर है, वह अंतर बढ़ता जा रहा है दिनों दिन। आपने अपनी किताब में 9 प्रिंसिपल्स एक तरह से आपने दिया है, और आप यह मानकर चलते हैं कि जो बच्चों का पालन पोषण है या उन्हें बड़ा करना है, या उनका, जैसा आपने अभी बात की, उनको गर्भ में रखना, उनको पढ़ाना, उनके सामने जो उदाहरण देना, आपने पूरा संदर्भ सहित इस किताब में बताया है। जीवन के लिए मैं अगर ये पूछूं, पहले तो मैं ये कहूं कि ये इस किताब को लिखने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जब मैं इसे पढ़ रहा था तो इसके हर चैप्टर में कोई ना कोई संदेश है, और कोई केवल प्रवचन नहीं है। आप जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, आपने उसी स्टाइल में अपनी बात लिखी है, कोई दुरूह काम नहीं है। बहुत सहज ढंग से आपने लिखा है कि ऐसा होगा तो ये होना चाहिए, बच्चा ऐसे होता है, ये बड़ा होता है तो इस रूप में होता है, उसके सवाल ऐसे होते हैं। आपने बहुत सारे उदाहरण भी इस किताब में दिए हैं, और तरीका भी बताया है उसके साथ साथ। मतलब अपनी बात कहते जाते हैं और उसमें तरीका भी बताते जाते हैं। ये जो आज की पीढ़ी है, जो इस बात को आप कह रहे हैं और आपने एक उदाहरण के साथ बताया, वह क्यों नहीं समझ पा रही है कि जीवन के जो मूलभूत उद्देश्य हैं, वह उनसे दूर क्यों होती जा रही है भौतिकता के चलते। इसकी क्या वजह पाते हैं आप, और इसे दूर करने का तरीका क्या है? मान लीजिए जिनके पास ये पुस्तक पहुंच गई, वो तो चलिए पढ़ेंगे कुछ हद तक। मुझे लगता है जिसके पास भी ये पुस्तक गई और उसने पढ़ा, वो तो समझ जाएगा। मुझे लगता है 10-20%, 50% अपने बच्चे को, बहुत समझदार है तो वो 100% अडॉप्ट कर लेगा, थोड़ा कम हुआ 80% कर लेगा, 50%, लेकिन जिसके पास भी जाएगी वो पढ़ेगा ही, समझेगा। आप क्या वजह पाते हैं? आप ये अभी का ही वजह नहीं है। अभी के बच्चों को इतना ब्लेम मत करो, आजकल के बच्चे बहुत अच्छे हैं। जी आप समझाओगे ढंग से तो समझ जाएंगे। जी
एक समय ऐसा था, कृष्ण भगवान ये भूमि पे चले, सब लोगों के साथ रहे भी है। और जब बचपन में भी बहुत लोगों को उन्होंने प्यार किया, मरते तक सबको प्यार किया, झगड़ा होने से भी अटकाने की कोशिश की। कौन समझ पाया? खुद अर्जुन भी नहीं समझ पाता था, कुछ न कुछ गलाटा करके उसको समझा दिया है। कर दुर्योधन भी बोलता है कि मैं जानता हूं आप क्या करना चाहते हो, लेकिन मेरे से नहीं हो पाता है। तो यही हालत अभी भी है, दुनिया वही की वही है। अपने युवा वर्ग को इतना बदनाम मत करो। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, आगे युग में भी हम उनके लिए एक तरह का उदाहरण बन जाना है, एक सच्चा मॉडल ऐसा हो जाए जिनको कॉपी कर सके। इन लोगों को कॉपी पेस्ट करने को बहुत आता है, तो फटाफट सीख जाएंगे, लेकिन कॉपी पेस्ट करने वाला कोई है ही नहीं। किसकी कॉपी करे? माँ बाप की कॉपी करे तो और उलझने हो जाएगी, दादा दादी की कॉपी करे तो और तूफान हो जाएगा। आपने राइजिंग अ चाइल्ड स्टिल टेक्स अ विलेज, जो पहला चैप्टर है इस किताब का, मैं ये हर चैप्टर के हिसाब से आप ही से जानना चाहूंगा। मैं नहीं बताऊंगा कि जिस्ट में इस बात को, क्योंकि बिना किताब खरीदे बिना इसको पढ़े तो लोग नहीं समझ पाएंगे। और हम लोग बातचीत हिंदी में कर रहे हैं, जो लोग अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं उनको तो ये सुविधा है कि वो किताब खरीद लेंगे। भारतीय भाषाओं में ये अगर पुस्तक आएगी तब शायद वो जाके पढ़ पाएंगे इसको। तो उससे पहले मतलब कि पुस्तक आए हिंदी में या दूसरी भाषाओं में, गुजराती में, मराठी में या जिन भी भाषाओं में, दूसरी भारतीय भाषाओं में, उससे पहले मैं ये चाहूंगा कि हम हर चैप्टर के हिसाब से आप जो संदेश देना चाहते हैं उसको बताएं। पहला तो ये बताऊंगा कि बच्चे पैदा हुए उसके पहले माँ बाप की मानसिक हालत कैसी होनी चाहिए, जी है ना। जब बच्चा पैदा होता है तब लोग ढूंढते हैं मुहूर्त कैसा है, उसका ज्योतिष चार्ट बनाएंगे। तो मेरे गुरुजी को मैंने एक बार पूछा था, क्या ये कितना इम्पोर्टेंट है? जगह इम्पोर्टेंट है या टाइम इम्पोर्टेंट है, या कहाँ उनकी गर्भाशय हुआ, आई मीन उनको कंसेप्शन हुआ? तो बोले कि ग्रहों का असर तो थोड़ा पड़ता है, 100% में से सिर्फ लेस देन 1% पे होता है वो असर, जगह का और समय का। क्योंकि चंद्रमा की भी असर हमारे शरीर पे पड़ती है, ब्लड प्रेशर जी बढ़ता है, कम होता है, मूड भी अच्छा होता है या बुरा होता है उनकी वजह से होता है, राहु केतु का भी असर होता है। लेकिन इतना नहीं जो हमारा नसीब, हमारा भविष्य पूरा का पूरा बदल देवे। यदि वही सब कुछ करते थे तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, जी जी है ना। सो वो उनका रोल संभालते हैं, बट लेस देन 1%। हम यही भी मानते हैं, खास करके हमारे सनातन धर्म में, कि कर्म और कर्म फल ये इटर्नल लॉ है, ये रियलिस्टिक है, कोई इसी से छूट नहीं सकता है। तो जो आत्मा जो शरीर धारण करती है वो तो अपने कर्म को मिटाने के लिए, कर्म फल को खत्म करने के लिए उसने तो जन्म लेने का नक्की कर लिया। उसने तो अपनी जो भविष्यवाणी लिखनी थी वो लिख के ही आया है। तो कब पैदा होगा, कहाँ पैदा होगा, उसका कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैंने मेरे गुरुजी को पूछा, तो क्या चीज फर्क करेगी? तो ऐसी कौन सी चीज है जो फर्क करेगी? तो उन्होंने बोला कि जो माँ बाप जब प्रेम करते हैं एक दूसरे से, और उनकी वजह से जब बच्चे की कंसेप्शन होती है, माँ प्रेग्नेंट गर्भाशय होती है, तो उस समय दोनों की मनो अवस्था कैसी है उस पे ये आधारित है। उनकी जो मनो अवस्था होती है उसकी वजह से एक तरह का फील्ड क्रिएट होता है, जैसे एक दूसरे को ईश्वरमयी भाव से मिलन होवे। दूसरा, जैसे एनिमल्स, लेट्स नॉट ब्लेम एनिमल्स, बट उससे भी ज्यादा कर लेते हैं कुछ, हफिंग एंड पफिंग, उसको श्वास भी नहीं रुकता है बेचारे का, और उसको पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है।
उस माँ को भी पता नहीं चलता है क्या हो रहा है, एक्सीडेंटली वो गर्भवती हो जाती है, पता नहीं कैसे हो गई, वो भी हस्बैंड की डिजायर खत्म की, मेरी ड्यूटी मैंने खत्म कर दी। ऐसा ऐसा ही भाव होता है। ऐसा जब एटीट्यूड होता है ना, तो जो फील्ड हम क्रिएट करते हैं वो फील्ड के मैचिंग वो सोल आती है। कोई एंजल या वो अप्सरा कोई आती नहीं है सोल को लेके और बोलती है कि तुम इधर जाओ और उधर जाओ। नेचर के रूल है। जैसे पृथ्वी सूरज की ओर घूमती रहती है, सूरज किसी और के साथ घूमता रहता है, वो गैलेक्सी को घूमता है, तो ये तो नियम का अनुपालन करते हैं। वैसे ही जैसी जैसी हमारा फील्ड है वैसा ही आत्मा अट्रैक्ट होती है। एक एग्जांपल देता हूं महाभारत से। विचित्र वीर्या और उनकी दो रानी दोनों प्रेग्नेंट नहीं हो पाती थी, तो विचित्र वीर्या की मां ने व्यास जी को बताया। सेज व्यास आए। जब सेज व्यास एक पर्टिकुलर मुहूर्त में पहली रानी के पास जाना था, वो पहुंच गए वहां पे, तो उनकी हालत देख के वो रानी घबरा गई। इतनी घबरा गई कि उन्होंने आंख बंद कर दी, जो तेरे को जो करना है कर ले। दूसरी रानी के चैम्बर में दूसरे मुहूर्त में गया वो भी घबरा गई, उसकी तो ब्लड सर्कुलेशन ही बंद हो गई। और ये दोनों रानी ने एक षड्यंत्र तो नहीं कहूंगा लेकिन अच्छा यंत्र बनाया कि शायद हम इस एक्सरसाइज में फेल हो जाए और फिर से वही एक्सरसाइज नहीं करनी पड़े। तो ये जो अपनी मेड है ना, ताशी, उसको रिक्वेस्ट करते हैं, वो तैयार हो जाएगी तो ठीक है। तो दासी को रिक्वेस्ट की और दासी तो एकदम खुश हो गई। अहो भाग्य, है ना, ऐसा मेरा कहा नसीब के सेज व्यास के साथ मेरा मिलन होगा। तो तीनों का जो मनो अवस्था थी अलग अलग थी। जिसने आंख बंद कर दी उसका लड़का अंधा हुआ, राइट। दूसरा जो इसका ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया उसको ग्लूकोडर्मिक स्किन हो गई। और जिसने एकदम गर्व से उनके साथ मिलन किया वो सबसे वाइज आत्मा उनकी ओर खींच गई थी। तो आत्मा जब हम ऐसी जगह पे आते हैं ना, तो एटीट्यूड मनोभावना बड़े काम करते हैं। स्कूल में भी बच्चे जो पढ़ते हैं, मनोभावना जिनकी ठीक नहीं है, जिनको टेंशन लगता है, जब भी टीचर सिखाता है उसको हेडेक होता है, तो क्या सीखेगा वो। ध्यान करना है, योगाभ्यास करना है। मेरे पास बहुत अच्छे आदमी आए हैं यहाँ पे, वे बोलता है कि मन नहीं लगता है, बैठती हूँ तो जब विचार बहुत आते हैं। आप जब रेगुलरली नहीं करोगे तो उस पे आपको कैसे पकड़ आएगी। जैसे हम जिम जाते हैं ना, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, आज 1 किलो उठाया, बाद में 1.5 किलो, बाद में 5 किलो, बाद में 20 किलो वजन उठाते जाएंगे, मस्कुलर कैपेसिटी बढ़ाएंगे हम। लाइकवाइज मेंटल जिम है। योग साधना या ध्यान की पद्धति एक तरह की मेंटल जिम है। हम 20 मिनट तो क्या, पूरी जिंदगी ध्यान में ही रहे सहज भाव से, वो भी कम है। 5 मिनट भी नहीं कर पाते तो कैसे इंसान हो भाई। तुम्हें क्या चाहिए जिंदगी में और। नहीं, लेकिन दाजी, मैं आपकी किताब से ही, चूंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं वह द विजडम ब्रिज पर कर रहे हैं, और इसके जो 9 प्रिंसिपल्स हैं उनको आपने कई सब सेक्शंस में भी बांटा है। हर सेक्शन के लिए कुछ न कुछ लिखा है। और अभी तक जो हमने बात कही है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस किताब में जो आपने लिखा है वही बात हम कर रहे हैं। हम अध्याय की बात नहीं कर रहे हैं। ये बातें दाजी ने पुस्तक में बाकायदा लिख रखी हैं, चाहे वो अर्ली चाइल्डहुड की बात हो कि उसका फाउंडेशन कैसे बने, हैप्पी मदर्स, अच्छे परिवार को, खुशहाल परिवार को मदद करती है और उसका पूरा संतति भी खुशहाल होती है। इसी तरह से जो कैरेक्टर बिल्ड्स पर्सनालिटी की जो बात है, मैं चाहूंगा कि आपने मदर के बारे में तो बता दिया, इससे पहले आपने यूथ पर जो आपने कहा कि यूथ आर द फ्यूचर, गाइड देम, डोंट
ब्रेक देम, डू नॉट ब्रेक देम, आपने कहा है। आप जो बता रहे हैं, जिस तरीके से बता रहे हैं, अगर मदरहुड को हम वैज्ञानिक तौर पर देखें या सनातन धर्म से, हमारी कथाओं से जोड़कर देखें, या जो आपकी इस पुस्तक का उद्देश्य है कि अगर भारत को, सनातन धर्म को, या इस देश को, या पूरी दुनिया में जो मानवता है, मानव सभ्यता है, मानव पीढ़ी है, हम उनमें अच्छे मनुष्य अगर पैदा करना चाहते हैं तो उन्हें पेरेंटिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। ये भी एक विषय है, और उतना ही बड़ा विषय है जैसे हम अपने घर को सजाते हैं, या उससे बड़ा विषय है जैसे हम अपने समाज में रहते हैं, जैसे अपनी नौकरी करते हैं। उससे कहीं ज्यादा जरूरत है इस बात को समझने की कि हम पेरेंट्स बने तो हमारी क्या मन स्थिति हो, हम बच्चे को किस तरह का संस्कार दें, किस तरह का परिवेश दें, किस तरह की शिक्षा दें। जो यूथ को लेकर आपका प्रिंसिपल्स है, उस पर आपका क्या कहना है? पहले तो हमने गर्व कैसे होता है, किस जी मनोभाव से होता है, वो उसकी बात की। जी बाद में उस समय माँ को कैसे वातावरण में रहना है, जी उनकी कैसी सोच है, पूरी फैमिली, जैसे पूरा जी विलेज कहते हैं ना, जी जी उनका तो क्या माहौल होना है, जी तो उसके बारे में बात करेंगे। 3 साल की उम्र तक कैसे है, 8 साल के बाद कैसा है, 18 साल के बाद कैसा व्यवहार, ये सब हमने इस किताब में किताब लिखा में लिखा है। जी है। और एक खास चीज और दोहराना चाहूंगा, यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, जो हमारे सनातन धर्म के ट्रेडिशन के साथ मिलता जुलता है। एक बात बताऊं मैं आपको कि साइंस भी आज मानता है, एक साइंटिफिक रिसर्च हुई है जिसकी बुक भी एक रिलीज हुई है, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, वो शायद 1999 या 98 में रिलीज हुई थी बाय डॉक्टर लिप्टन, ब्रूस लिप्टन ऑथर है, और जबरदस्त बुक है। उन्होंने लिखा था कि जिनका घर का माहौल एकदम हिंसा से भरपूर है, जहां अशांति है, जहां जब हस्बैंड घर पे आता है तो एक गन के साथ आता है और गन अपने तकिए के नीचे रख के सो जाता है, ये ब्रुकलिन की बात है, जी जी न्यूयॉर्क सिटी की। जी जी तो उन्होंने 10-15 मदर्स की एनालिसिस की। तो उन्होंने देखा कि ऐसी मदर्स की सिंपैथेटिक जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, बहुत एक्टिव हो जाती है। और जब सिंपैथेटिक सिस्टम नर्व एक्टिव हो जाती है तो क्या होता है, सर्टन न्यूरोलॉजिकल हॉर्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं, एड्रेनालिन है खास करके, और वो ऐसे जाता है कि जो माँ के शरीर से भी वो प्लेसेंटा बैरियर क्रॉस करके गर्भ में चले जाता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर ब्लड से। और उसकी वजह से क्या होता है, सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स का मतलब मैं समझाता हूँ आपको। सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स हम तब होता है कि किसी के साथ झगड़ा हो गया, झगड़ा तो हम क्या करते हैं, उसको हाथ उठाते हैं हम, और हाथ उठाने की ताकत नहीं है तो पाँव चलने चाहिए, वहां से भागो, है ना। तो जी हमारा ब्लड कहाँ जाता है, हाथ या पैरों में जाता है, राइट। वो कहाँ से ज्यादा जाता है, पेट में कम हो जाएगा, ये पूरा जो विसरल सिस्टम है, लंग्स में कम हो जाएगा शायद, लीवर में कम हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में कम हो जाएगा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वहां, बाकी का सब कुछ ब्लड उसके हाथ पैरों में चला जाता है। जी वो न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे काम करता है, सिंपैथेटिक सिस्टम। जब वो डरी डरी माँ भी, उनकी सिस्टम पूरी रात दिन ऐसा ही रहता है, डरा, तो बच्चा, उसको कुछ लेना देना ही नहीं है, अंदर है। तो उसको एड्रेनालिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स अंदर जब तूफान चलाते हैं तो उसके हाथ पैर भी चलते हैं, वो भी लंबे हो जाते हैं हाथ पैर। और जहां ब्लड जाना है, न्यूट्रिशन मिलना है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, विसरल ऑर्गन्स, वहां बहुत कम जाता है, फ्रंटल कॉर्टेक्स में यहाँ उनका बहुत कम डेवलपमेंट होता है। तो उनकी सोच भी बड़ी भविष्य में कम हो जाती है, और वीक माइंड रहता है, उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी वीक रहती है। तो देखो, हमारे देश में, एटलीस्ट मैंने देखा है मेरे गांव में, जब मेरी 3 बहनें,
जब भी वो प्रेग्नेंट हुई वही महीने वहां उनकी संस्कार विधि करके पूजा पाठ करके घर पे आ जाती थी, जहां हम सब भाई और माँ बाप और तो स्ट्रीट वाले सब ऐश करते थे, मजाक करते थे, उसको बहुत आनंद में ही से उनको रखते थे। आनंद ही आनंद था, कथा होती थी, भजन कीर्तन होता था, टेंशन तो कोई है ही नहीं, सिंपैथेटिक सिस्टम का कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी कमी वाला नहीं पैदा हुआ। अपने देश की भी बात देखो, कितने सालों से जिन्होंने ये ट्रेडिशन मनाई है वो मेंटली भी हेल्दी रहे, शरीर से भी स्फुरित रहे। हाँ, शरीर कब बिगड़ता है? जब माल न्यूट्रिशन होता है, जो भी हमारे देश का प्रॉब्लम है, लेकिन हमने एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिया, चरित्र घड़तर कैसा हो, खुशी कैसे रहे। आप गरीब हो फिर भी खुशी तो रहेगी, शांति भी रहेगी एक तरह की, जो पैसे वाले के पास नहीं होगी। वो सही बात। शांति से सो जाएगा, ईंटों पे सो जाएगा, ये गड्डी पे भी सोएगा, उसको चैन से सो नहीं पाएगा वो। उन्होंने दूसरा भी एक्सपेरिमेंट किया, जो जहाँ घर वाले बहुत अच्छे होते हैं, जहाँ माँ बाप उनकी अच्छी देखभाल रखते हैं, तो उनका भी हालत अच्छा रहता है। अभिमन्यु की बात सुनो, जब गर्भ में था तब सब कुछ सीख लिया करता था, बाद में कृष्ण को पता चल रहा है, उसने डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए पूरा नॉलेज ट्रांसफर नहीं हुआ, है ना। तो ऐसा ही अष्टवक्र की बातें हैं। तो जो भी हम करते हैं, सपोज माँ ऐसे सात्विकता से जीने लगे, जो माँ बनने वाली है, उनके विचार इतने सद्गुणों से भरपूर हो, ध्यान करे, वो तो सबसे बढ़िया है। तो इस बच्चों में कमी कैसे आएगी? हम क्या करते हैं, बच्चे पैदा हुए, पता नहीं कैसे हो गए, एक्सीडेंटली हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ पीपल 99.99% एक्सीडेंटल बेबीज, बाद में एक्सीडेंटली बड़े हो जाते हैं, कोई प्लानिंग होता ही नहीं है। कोई साथ में भजन कीर्तन अभी कोई भी नहीं करता है, और करता है वो भी ऊपर चल सुपरफिशियल करता है। लेकिन हमने देखा, जो कुछ भी हम नया सिखाते हैं बच्चों को, जो योगाभ्यास नहीं करते हैं फैमिली, और जिसको हम कुछ टेक्निक बच्चे को सिखाते हैं, और जहां माँ बाप योगाभ्यास करते हैं, तो ये ज्यादा आगे बढ़ता है। योगाभ्यास करने वाली जो फैमिली के बच्चे को हम ट्रेन करते हैं, वो बहुत आगे पहुंच जाता है। उनको सिक्स चैन रहता है, उनकी थिंकिंग एबिलिटी बहुत बड़ी होती है। जो दूसरी फैमिली है जहां बच्चे को हम सिखाते हैं, लेकिन वो माहौल नहीं है, पूरा सीख भी नहीं पाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो माँ बाप की एक तरह की जिम्मेदारी हो जाती है टू प्रोवाइड दैट एटमोस्फियर। तो खेती में भी देखो, यदि रेन फॉरेस्ट की स्पीसी है, आपने कहीं पे लगा दी, तो उसको बारिश का जैसा मौसम आपको बनाना पड़ेगा। एक प्लांट के लिए भी उसको शावर देना पड़ेगा, कभी कभी उस पर पानी छिड़कोगे हर दिन एक टम्बलर लेके, तभी वो उसको अच्छा लगेगा, हाँ बारिश ऐसा कुछ हुआ। तो एटमॉस्फेयर तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। जैसे हमने कश्मीर से हमारे आश्रम में, हम वो क्या बोलते हैं, सैफरन, जी। हाँ, सैफरन हमारे तेलंगाना में उगा है। तेलंगाना का टेम्परेचर तो 40+ होता है समर में, फिर भी हमने उनको कश्मीर का एटमॉस्फेयर यहाँ दिया। कैसे दिया? रेफ्रिजरेटर में, फ्रीजर में रख दिया उसको। पूरा पूरा पहाड़ तो नहीं देंगे, लेकिन इतना 2x2 तो देंगे, तो घर के लिए तो सैफरन हो जाएगा। दाजी, मैं एक आपकी पुस्तक के साथ ही एक सवाल दिमाग में आया। पाश्चात्य दार्शनिक प्लेटो को आप जानते हैं, उनके आइडियल स्टेट की जो कल्पना थी, तो आइडियल स्टेट में जो वो बात कहते हैं, ठीक है, वो जनरेशन की बात करते हैं, जीन्स की बात करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ माइंड्स को और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ स्त्री के साथ समागम करना चाहिए ताकि संतान अच्छी हो। आप उस बात को थोड़ा दूसरे ढंग से कह रहे हैं।
लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नहीं, व्यक्ति के पास प्रिपरेशन होना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब हमारी दुनिया में इस समय जब हम बात कर रहे हैं, हम लोग जिस समय 21st सेंचुरी में कोविड के बाद एक बहुत बुरा दौर, उसका भी जिक्र आपने अपनी किताब में किया है, से हम उभरे हैं। और मुझे लगता है कि हमारी जो सोसाइटी है या जो जनरेशन है वो बहुत ज्यादा कंज्यूमरिज्म की तरफ बढ़ चुकी है, भौतिकतावाद की तरफ बहुत बढ़ चुकी है। ऐसे समय में आप बात कर रहे हैं आत्मिक शांति की, और इस बात की बात कर रहे हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है या जो बच्चे हैं वो बहुत प्रॉस्परस हों, बहुत इंटेलेक्चुअल हों, बहुत शांति के साथ हों। मुझे ये क्यों लग रहा है कि दाजी का जो विचार है वह कहीं न कहीं बहुत आइडियल फ्रेम पे है, रियलिस्ट उसको होना, यथार्थ के धरातल पर वो कैसे उतरे? मेरा जीवन देखो, गांव से आया, पिताजी किसान थे, पढ़ाई की मैंने, मेरे गांव से दूसरे गांव पढ़ने के लिए चलते चलते जाता था। बाद में हॉस्टल में गया क्योंकि वहाँ दूसरे गांव की स्कूल भी खत्म हो गई थी। गांव हॉस्टल में रखा पिताजी ने, बाद में शहर में रखा कहीं पे, बाद में फार्मासिस्ट होगा, फार्मेसी का धंधा किया न्यूयॉर्क सिटी में, यूएस में। जब मैं फार्मेसी पढ़ रहा था तभी मैंने ये सहज मार्ग योगाभ्यास शुरू किया। श्री रामचंद्र मिशन के हमारे सदगुरु थे श्री रामचंद्र जी, हम शाहजहानपुर, सहज मार्ग की पद्धति से मैंने शुरू किया। तब से जीवन में एक तरह की रेवोल्यूशन आ गई, एकदम रेवोल्यूशन हो गया। जब पढ़ाई करता था मैं, लोग फार्मेसी का फार्मेसी की जो एजुकेशन है बहुत बेकार की है, हाइब्रिड है, क्योंकि उसमें मेडिसिन भी है, उसमें केमिस्ट्री भी है, उसमें इंजीनियरिंग भी है, उसमें आयुर्वेदा भी है, और ये सब जानना पड़ता है। तो बड़ा कठिन रहता था, लोग पढ़ पढ़ के पागल हो जाते थे। मैं कभी नहीं हटा, थोड़ा सा पढ़ लिया। जो लोग 10 घंटा पढ़ते थे मैं 1 घंटे के अंदर खत्म कर देता था, समझ आ जाती थी, क्योंकि योगाभ्यास से सब कुछ हम अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बाद में फार्मेसी का बिजनेस शुरू किया। उस समय जब मैं यूएस गया था, $20 के साथ गया था। और रास्ते में जब फ्लाइट में था, ये तो मजाक की बात है, मेरे बगल में एक डॉक्टर था। वो बोले, कमलेश भाई चलो कॉफी पी के आते हैं। उस समय मैं हिथ्रो एयरपोर्ट पे गया, कॉफी ऑर्डर की, ब्रेड ऑर्डर की, उसने पिया, मैंने भी पिया, वो साला उठ के चला गया। पैसा नहीं दिया उसने, यहाँ से पिस गया, वो $10 वहां ही चला गया। तो यू कैन से प्रैक्टिकली हम $10 से गए वहां, और हमारे साथ इतनी शक्ति थी योगाभ्यास, बस ये था। काम शुरू किया और 2 साल के अंदर हमने अपना बिजनेस शुरू किया। और बिजनेस करते समय भी बच्चे हुए, 2 लड़के हुए, वो भी अपना खुद संभाल लेते हैं। फैमिली अच्छी तरह से संभाला, यहाँ पे भी, इंडिया में भी। बाद में ये जो एक के बाद एक बिजनेस शुरू किए, बड़ी चेन की शुरू हमने यूएस में। ये सब योगाभ्यास के साथ साथ, और हमारे गुरुजी का कहना है कि भौतिकता में भी डूब जाओ कोई बात नहीं, लेकिन इतना ही आप आध्यात्मिकता में डूबो। और जब आध्यात्मिकता में डूबो तो आपका भौतिक जीवन भी आध्यात्मिक हो जाएगा। जैसे मैं फार्मासिस्ट रहा तो लोगों के साथ मेडिसिन की बात हुआ, और डिफरेंस बिटवीन अ स्पिरिचुअल मैन एंड ऑर्डिनरी पर्सन, वो तो बात बता देगा, ये दवा ऐसे लेनी है, वो ऐसा लेना है, वो ऐसा लेना है ना, इसकी साइड इफेक्ट ये होगी। स्पिरिचुअल पर्सन विल सिट कंफर्टेबली, को प्रेम से समझाएगा, अंदर से उनका जो मनोभाव होता है ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ होता है, और उनकी भावना होती है कि मैं सेवा कर रहा हूँ,
ये मेरा कस्टमर ही नहीं, लेकिन ये ईश्वर का अंश है, उनकी मैं सेवा कर रहा हूँ, ये भाव आ जाता है। तो आध्यात्मिक भौतिकता में चला जाता है। भौतिकता भौतिकता नहीं रहती है, बाद में वो भी आध्यात्मिक हो जाती है। आप हजारों फैक्ट्री लगाओ, कोई बात नहीं, उसमें आध्यात्मिकता जोड़ दो। वो तो सिर्फ मनोभाव ही, एटीट्यूड ही चेंज करना है। और जब आप बदलोगे तो आपकी पूरे कंपनी के एम्प्लॉइज भी बदलेंगे। जब मैंने 1984 में धंधा शुरू किया था, जब वो लोग हमारे साथ थे, वो अभी भी चला रहे हैं मेरी एब्सेंस में। मैं तो अभी इंडिया में हूँ, वो लोग वहां हैं। तो वो लोग भी, जब भी हम स्पिरिचुअल होते जाते हैं, आध्यात्मिकता में डूबे रहते हैं, उन पे भी तो असर आएगी। जी जैसे कहते थे, हमारी साइड इफेक्ट आ गई उसको क्योंकि वो साइड में रहते हैं। दाजी, मैं इस पुस्तक में द विजडम ब्रिज के जो आपका 9th चैप्टर है, वो बड़ा एक अलग तरह से आपने उसको लिखा है। आप लिखते हैं, डिसिप्लिन योर लव, नॉट लव योर डिसिप्लिन। मैं ये चाहूंगा कि आप इसको हमारे दर्शकों के लिए डिफाइन करें कि आप कहना क्या चाहते हैं, और उदाहरण के साथ बताएं, जैसे आपने किताब में लिखा है। किताब में तो चूंकि बहुत, मैं कहूंगा आप सभी लोग जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, इस किताब को सुने। दाजी को सुनना है तो वो खुद बहुत बड़े नेटवर्क पे हैं, लगातार अपनी बात कहते रहते हैं। लोगों के लिए साधना, योग, ध्यान ये बताते भी रहते हैं। उनका पूरा जीवन, जैसा कि हमारी बातचीत में भी सामने आ रहा है, समर्पित है मानवता के लिए, मानव सेवा के लिए, आध्यात्मिक उत्थान के लिए। तो आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे जो लोग आपको सुन रहे हैं, उनको ये बताएं कि आप इस अध्याय में वाकई कहना क्या चाहते हैं। मैं वही कहना चाहता हूँ कि डिसिप्लिन को इतना प्रेम मत करो, है? क्योंकि जो डिसिप्लिन को प्रेम करते हैं, वो कोई भी तरीके से बच्चे को बोलता है, बेटे हर सुबह तो 5 बजे उठ जाना, उसको एक तरह की हैबिट बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस हैबिट को परिपूर्ण करने के लिए, और जब बेटा उठ नहीं पाता है, तो उसपे बकेट, आइस बकेट डाल देंगे, उस पे ठंडा ठंडा पानी उसकी खोपड़ी में डाल देंगे, तो क्या होगा? उनको एक तरह की घृणा हो जाएगी, धिक्कार हो जाएगा कि ये क्या हो गया, एक नरक में मैं जी रहा हूँ। ठीक है ना? लेकिन उनको प्रोत्साहित करें, प्रेम से प्रोत्साहित करें, बेटे चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट में, 10 मिनट में। तो धीरे धीरे ट्रेन करना है, प्रेम से ट्रेन करना है। हम डिसिप्लिन, कई बार क्या होता है कि घमंड, गर्व हो जाता है ना, हमारा प्राइड, प्राइड हर्ट करता है। जो खास करके पिताजी, इसको बोला लेकिन वो करता ही नहीं है, तो 2-3 और झापट लगा देते हैं बेटे को। तो आप इतनी डिसिप्लिन आपको इतनी पसंद है, तो बच्चे का प्रेम भी भूल जाते हैं हम, और उसको तोड़ देते हैं, उसका दिल भी टूट जाता है। तो ऐसी डिसिप्लिन ठीक नहीं है। प्रेम से सुधारना, ऐसे टाइम लगता है, लेकिन वो टाइम परमानेंटली उनको चेंज कर देता है। दाजी, मेरा एक सवाल है कि आपने एक इसी बातचीत में एक बात कही कि आत्मा, सोल जो है, वह अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने को चुन लेती है, पेरेंट्स को, मतलब जब उनके बीच संसर्ग हो रहा होता है। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि जब हम अभी आज के समय में जब हम लोग बात कर रहे हैं, पेरेंट्स के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि एक तो वो बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजते हैं, कॉन्वेंट में, फिर एक रैट रेस में फंसे हुए हैं, और हर चीज को हम कंज्यूमरिज्म से आंकते हैं कि लड़का कितने % नंबर लाया, कितने % वो किस तरह से कितने लोगों के बीच आगे जा रहा है, वो कौन सी स्ट्रीम चुन रहा है। पूरी लाइफ जो है पेरेंट्स उनको गाइड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर सोल
अपने को खुद चुन रही होती है और उस पाथ पे जा रही होती है, तो उस समय में पेरेंट्स का जो ये भाव है कि बच्चा हमारे हिसाब से गाइड हो, हमारे हिसाब से चलो, तो ये एक तरह का मुझे लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट लोगों की लाइफ में है। तो ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए किसी ने मैं एक बात कहूं कि जो लोग हमारा अभी कार्यक्रम सुन रहे हैं, मान लीजिए वो पहले संसर्ग कर चुके हो या उनके पास बच्चा हो 2 साल 3 साल 4 साल का, उस समय उनकी मनःस्थिति जो भी रही हो, आज वो हमारी बात सुनने के बाद या ये किताब पढ़ने के बाद उनके दिमाग में आता है कि ठीक है, हमारा बेटा भले ही 4 साल का है, हम एक अलग पाथ को चुनते हैं, इस पाथ को चुनते हैं जो आध्यात्मिक है, जो सात्विक है, जो संस्कारशील है। तो उस कंडीशन में उस बच्चे का भविष्य क्या होगा और पेरेंट्स किस हद तक अपने बच्चे को के भविष्य को निर्मित करने में सहायक हो सकते हैं। ये चीज तो भूल जानी चाहिए कि ईश्वर सब कुछ करता है, या अब जो लिख के आया है वही होगा, जो लिख के आया है वही होगा, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कर्म तो करना ही पड़ेगा। संस्कृत में एक श्लोक है, उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति न तु मनोरथैश्च सुप्तेन सिंहेन मुखेन न तु प्रविशन्ति मृगाः। उद्यम करना ही पड़ेगा। सोते हुए सिंह के मुख में हिरनें नहीं चली जाती अपने आप, उसको दौड़ना पड़ेगा, शिकार करना पड़ेगा। वो माँ बाप और बेटा या बेटी, उनके कॉम्बिनेशंस से प्रगति हो सकती है और डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन जो हुआ है हिस्ट्री में, बहुत प्रचलित है, मैं आपको समझाता हूँ। वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र बड़े संत रहे, बड़े सेज रहे, जो बोले वो होता ही था। उन्होंने ज्योतिष पत्रिका पढ़ी राम और सीता की, और बोले सबसे सूखी है ये कपल, हो जाने दो, शादी हो गई, विवाह हो गया। उनकी जिंदगी में जितनी भी तकलीफ पड़ी, वो किसी की जिंदगी में अभी तक किसी को नहीं हुई है। तो ज्योतिष का हो या ये जो मान्यता का हो, जो होता है होने वाला है। और वो तो अवतार पुरुष थे, जिनके संस्कार ही नहीं थे, उनको कर्मफल की तो कोई बात ही नहीं आती थी। लेकिन थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस हुई, और वो भी माँ कैकेयी ने सही समय पे दशरथ को पकड़ लिया। आपने वचन दिया था, संभालो अब। उसका अभिमान भी बड़ा ज्यादा था, मैं सूर्यवंशी, कैसे ना कह सकूं, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, तो वो प्राण चले गए। नहीं, कैकेयी ने उसको मार डाला इनडायरेक्टली, इफ यू सी एंड उन्होंने श्री रामचंद्र जी और सीता का भविष्य पूरा बदल दिया। तो जो भी हम कुछ करते हैं या माँ बाप के साथ रह के करते हैं, लेकिन देयर इज ऑलवेज सम अदर एजेंसी दैट कैन आइदर हेल्प अस ग्रो और डिस्ट्रॉय। तो बहुत कॉम्बिनेशंस होते हैं। मेरा दाखला एग्जांपल दूं कि मेरे पे, आपको बताया $10 में गया था, राइट, बहुत काम किया, लेकिन काम करने के बाद भी इतनी सफलता नहीं मिलती है। जैसे कई डिस्ट्रॉय करने के लिए आ गई थी, तो मुझे बनाने के लिए भी कोई एक बंदा आ गया, तो कोई ना कोई हेल्प मिल जाती है, जिनसे आशा भी नहीं रखी जाए कि ये आपको मदद करेंगे। वो जूइश आदमी था, लोग जूइश आदमी को पसंद नहीं करते, वो बोलते कि वो जू है, बड़ा कंजूस है, ऐसी मानी जाते हैं लोग। लेकिन उनके पास में गया तो साहब, हाँ, वो होलसेलर था। मैंने बताया कि मैं फार्मेसी खोल रहा हूँ, तो कोई बात नहीं बेटे, इसे यू आर लाइक माई सन, यहाँ से जो भी चाहिए तू ले जा, 1 साल के बाद पैसा दे देना, वो भी इंटरेस्ट फ्री। मैंने 6 महीने में वापस कर दिया उसका पैसा। तो उससे हमारा रिलेशन बढ़ गया।
जैसे कई कई जैसे लोग आके आपका भविष्य तोड़ देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वैसे ही अनजाने में कोई न कोई मदद कर लेता है। दशरथ की मनोबुद्धि इतनी बेकार नहीं थी, राम का वो भी नहीं बेकार थे, लेकिन कोई कोई भी भविष्य बदल सकता है और स्वीकार होना चाहिए, जो भी हो, अच्छा हो या बुरा हो। क्योंकि बुरा हो, आप उसको बदल तो नहीं पाओगे। सपोज मैरिज हो गई, बुरी औरत मिल गई, बदलोगे आप? पांडे जी हो, ब्राह्मण हो, कम्युनिटी में तो असर पड़ेगा ही, है ना? तो इज्जत बचाने के लिए भी हम थम जाते हैं। और सपोज कुछ बुरा हो गया, कुछ बुरा जिंदगी में हो गया, जिसको आप बदल भी नहीं सकते हैं, तो उसका एक ही चारा है, उसको एक्सेप्ट करो। जिसको नहीं बदल सके उसको एक्सेप्ट करो। और यदि आप हंसते हंसते एक्सेप्ट करोगे तो उसका पेन भी चला जाएगा, दुख भी चला जाएगा। तो अपनी किस्मत से लड़ने में अच्छा ही नहीं है। जो भी हो, होने दो, देखते रहो। दाजी, हर्टफुलनेस वे और डिजाइनिंग डेस्टिनी के बाद द विजडम ब्रिज आपकी ये तीसरी किताब है। इसके बाद आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एक सवाल मेरा ये है। और साथ ही मुझे ये जानना है कि यह किताब हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में आ रही है क्या? क्योंकि जो ऐसी पुस्तकें हैं जिनको आम लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि आपका जो वे है, आप जो बता रहे हैं, उसकी जरूरत मुझे लगता है कि भारतीय मध्य वर्ग को आज के समय में कहीं ज्यादा है। जी साहब, ये ट्रांसलेशन हम जनवरी तक सभी भाषा में आ जाएगा। हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, सब में आ जाएगा। जी। और जो हमारा नए बहुत किताबें पाइपलाइन में है, बहुत सी। और खास करके जो प्रचलित नॉलेज है, ज्ञान है कि हमारे साथ ही चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र एंड सहस्त्रदल कमल। लेकिन हमारे गुरुजी के मुताबिक उनके अनुभव और हम सब के अनुभव ऐसे रहे कि देर आर इन्फिनिट चक्र, सिर्फ 7 ही नहीं, इन्फिनिट है। और खास करके टोटल 18 है, नॉट जस्ट 7। उसके बारे में कैसे कैसे अनुभव होते हैं, हर चक्र पे हमें कैसा अनुभव होता है, हमारे अंदर की यात्रा जो होती है। हृदय चक्र से शुरू करते हैं, आत्मा चक्र पे आते हैं, आत्मा से शुरू करते हैं तो अग्नि चक्र पे आते हैं, जल चक्र, वायु, बाद में आज्ञा चक्र, और आगे जो और चक्र है, हर चक्र में अपनी आध्यात्मिक हालत कैसी होती है, कंडीशंस जो कहते हैं, और हमें कब मोक्ष मिलता है, कब मुक्ति मिलती है, कब हमें सच्चिदानंद की हालत आती है, कब उसके बाद भी हम आगे पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं, कैसा कैसा अनुभव होता है। ये तो लिखी हुई बात है। इट्स लाइक ए मैप। दुनिया का मैप बना दिया, सड़कें इधर से इधर जाती है, इधर से उधर जाती है। मैप मैप पढ़ोगे और सही में यात्रा करोगे, वो बहुत फर्क है ना। जी। तो हम ये मैप बनाने जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग एक दिन यात्रा के लिए तैयार हो जा रहे हैं। वाह, तो बहुत। ये एक किताब है। दूसरा है नींद के बारे में, स्लीप। ये बड़ी समस्या है ना। तीसरा है कॉन्शियसनेस के बारे में, चेतना क्या है, जीवन का ध्येय क्या है, चेतना को कैसे बढ़ावे हम। और 4-5 है वाह, तो बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। जल्दी से आपकी किताबें आए और हमारे जैसे लोग जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको इन चीजों की ज्यादा जरूरत है, जो समझते हैं कि अध्यात्म से हमारा जो आज का समाज है वह उसकी ताकत को उस रूप में नहीं समझ पा रहा है, उसको केवल धार्मिक प्रवचन वह समझता है या धर्म से जोड़ के देखता है। जबकि जीवन का जो जीवन की जो गति है वह
केवल धर्म की मोहताज नहीं है। जब आप इस प्राण तत्व के साथ, शरीर के साथ आ जाते हैं, तो जब तक सांस ले रहे हैं तब तक जीवन चलता रहता है। और आप दाजी को सुने और उनको हम चर्चा कर सकें। यह पुस्तक पेंगुइन ने प्रकाशित की है। 399 रुपए मूल्य है। मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि प्रकाशक ने चाहे आपके प्रभाव से या जैसे भी इस पुस्तक का दाम बहुत सस्ता रखा है। बहुत अच्छे ढंग से छपी हुई पुस्तक है। 318 पृष्ठ हैं और हर पन्ने पे आप कुछ न कुछ जानेंगे। दाजी जी से जो हम बात कर रहे हैं उससे भी सहज ढंग से उन्होंने इस बात को लिखा है। हम लोग उलझी उलझी बातें हो सकता है किए हों, आप लोगों को उस रूप में ना समझ में आ रही हो, लेकिन हमारी बात और दाजी के संदेशों को समझना हो तो उन्हें सुनते रहें, उनकी किताब पढ़ते रहें और अपने जीवन को बेहतर बनाते रहें। दाजी, अगर आपको कुछ कहना है तो आप हमारे दर्शकों को संदेश दे सकते हैं। एक खास बुक अभी रिलीज हुई है, कल ही ना परसों ही रिलीज हुई थी, जिसके बारे में बताना चाहूंगा। जी। थोड़े समय पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश ने हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट को इनवाइट किया था कि नशा मुक्ति कैसे की जाए। उन्होंने नशा मुक्ति अभियान शुरू किया था। जी। तो हम पर्सनली गए थे और उन पे बहुत बहस हुआ अलग अलग लोगों के साथ, और हमने उनको बताया कि हम जरूर ही किताब लिख देंगे। तो 3 हफ्ते के अंदर एक हमने किताब तैयार की है। वाह। और जो सपोज अल्कोहल डिपेंडेंसी है, अल्कोहल एडिक्शन है, जी। टबैको एडिक्शन है, क्रैक, कोकेन, हेरोइन, फोन एडिक्शन, सेक्स एडिक्शन, तरह तरह के एडिक्शंस है, उस सब की कैसे कैसे हम निकाल सके। तो इसका टाइटल भी ऐसा है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। मैं अच्छा। जेल से, और उसका जो जो उसका फ्रंट कवर है, आदमी जैसे जेल में से निकलता है ना, वो है पूरा हरा भरा है और जेल में से निकल रहा है, ऐसा एक कवर है उसका। तो बहुत सुंदर किताब है। एंड इंग्लिश में किसने इसका टाइटल है यस आई कैन। यस आई कैन। किसने पब्लिश किया है? हमने खुद ही किया है। और अ, वो तो तो हम चाहते हैं कि मुफ्त में सब लोगों को मिले। सो तो है ना। आप अपनी किताब हमें जरूर भिजवा दें हमारे पते पर। हम आपको किताब, उस किताब की चर्चा, मैं बुक कैफे में रोज एक किताब की चर्चा करता हूँ। मैं चाहूंगा कि अपने दर्शकों को, श्रोताओं को और जो लोग भी पुस्तकों को पढ़ना चाहते हैं, ज्ञानवान होना चाहते हैं, समझना चाहते हैं जीवन, दुनिया, शब्दों की दुनिया को, और उससे भी बढ़ के अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, वे लोग दाजी को सुनते रहें, उनकी किताब भी खरीदते रहें। द विजडम ब्रिज जरूर खरीदें। इसके अलावा जो नई पुस्तक आएगी उसके बारे में भी मैं पढ़ के बताऊंगा। दाजी ने कुछ बताया है और सारी बातें मैं किताब मुझे मिलने के बाद आपसे इसी कार्यक्रम में चर्चा करूंगा। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह पुस्तक, जी हाँ, आप यह कर सकते हैं। हिंदी में टाइटल दिख रहा है। अंग्रेजी में किताब दादी ने बताया यस आई कैन। तो हम निश्चित रूप से आपके साथ उस पुस्तक की चर्चा के साथ भी पहुंचेंगे। दादी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, साहित्य तक पर जुड़ने के लिए। नमस्कार।